नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना से आचार्य हिंदी राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय व उसका कृतित्व के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886 को पैदा हुए थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कृति भारत भारती 1912 में लिखी हुई है। भारत के स्वतंत्र संग्राम में के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनकी शिक्षा प्राथमिक चिरगांव मिडिल मैकडॉल्ड हाई स्कूल में तथा इन्होंने जो सम्मान मिला है सरकार से उनमें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत महाकाव्य पर मिला। मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए फिर से इनको मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको 1946 में मिली। उसके बाद में पद्म विभूषण भी की उपाधि भी इनको 1954 में मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित किया। इसी तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को भी छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान। घासीराम व्यास जी ने उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुई है। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। इनकी कृतियों में महाकाव्य के रूप में 2 कृतियाँ सिद्ध हुई है, एक साकेत, दूसरा यशोधरा। इन्होंने अनेक खंड काव्यों की रचना की है, जिनमें जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक्संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग। नाटकों के रूप में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक शक्ति, सेरंद्री, स्वदेश संगीत, हिडम्बा, हिंदू, चंद्रहास। इन्होंने कुछ मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली भी लिखी है। मौलिक तथा अनुदित समग्र कृतियों का संकलन 12 खंडों में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से
प्रकाशित है। लेखक संपादक डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी हैं। इन्होंने फुटकर रचनाएं भी की है। केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मंगल घट में संग्रहित है। इन्होंने बंगाली, फारसी आदि भाषा में भी अपने कविताएं लिखी है। पत्रावली भी लिखी है। गुप्त जी ने नाटक भी लिखे हैं। अनग का स्वप्नवास वादत्तम के रूप में अनुवाद किया, चरणदास का प्रतिमा के रूप में, तिलोत्तमा का अभिषेक के रूप में और निष्क्रिय प्रतिरोध का अभिमारक के रूप में नाटकों का अनुवाद किया है। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे हैं। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गर्म दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि की का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वे गांधीवादी के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक भी बने। इनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता झलकती है। पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता इन्होंने दी है। नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। प्रबंध और मुक्तक दोनों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। सब शक्ति तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मोहरों का भी इन्होंने अपनी काव्य में प्रयोग किया है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। इससे साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। भारत भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किंतु गुप्त जी की भाषा क्रम से विकास करती हुई सरस होती गई। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है, लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुला नहीं होने पाई है। इसमें प्राकृतिक रूप सर्वथा उभरा हुआ है। भाव व्यंजनाओं को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है। शैलियों के निर्वाचन में मैथिली शरण गुप्त ने विविधता दिखाई, किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्तात्मक शैली की है। उनके अधिकांश काव्य इसी शैली में है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, नहुस, सिद्धराज, त्रिपथक, साकेत आदि प्रबंध शैली में है। यह शैली दो प्रकार की है, खंड काव्यात्मक तथा महाकाव्यात्मक। साकेत महाकाव्य है तथा शेष सभी काव्य खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी है। भारत भारती और हिंदू इस शैली में आते हैं। तीसरी शैली गीत शैली है। इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनग इसका उदाहरण है। आत्मोद्धार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है। इसमें द्वापर की रचना हुई है। नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण एक मिश्रित शैली है, जिसमें यशोधरा की रचना हुई है। इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता नहीं मिली। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें उनका
व्यक्तित्व झलकता है, पूर्ण प्रवाह है, भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर उपस्थित हुई है।